लेकिन उस समय एक उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि खत्म कर लो। आई अटेम्प्ट सुसाइड। मेरा 100 किलोमीटर उस दिन पहली बार मैंने 100 कंप्लीट किया। ये ऐसा घर है जहाँ पे दादी आएगी 200 किलोमीटर साइकिलिंग करके बोलेगी अरे यार क्रैम्प हो गया। आप डॉक्टर्स की सारी एडवाइस मानते हो? कितने परसेंटेज मानते हो? हम डिप्रेशन में हैं, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें कोई भी बात पॉजिटिव नहीं लगती। फुल मैराथन हो गई थी उस दिन हमारी। 42 हो गई थी। वाओ। नमस्ते और स्वागत है आपका वामोस क्लब पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं मालती इंदौरिया मैम, जो भोपाल से हैं और एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लेडी हैं। योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से लेकर 200 किलोमीटर बाइक चलाना ग्रुप राइड में, और अकेले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की बाइक चलाना, जबकि उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं था बाइक चलाने का। ऐसी कई सारी कहानियाँ आज सुनेंगे और इनकी दिलचस्प लाइफ के बारे में जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं मालती मैम को और शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। नमस्ते मैम, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे साथ। थैंक यू सो यहाँ मच, पे। आप हाँ जी। लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जब हमारी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, वो रन भोपाल रन के ट्रायथलॉन के टाइम, तब हमें पता नहीं था आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो सिटी के। आपने बना दिया मुझे। नहीं मैम, आपने अर्न करा है, कोई बना नहीं सकता किसी को। मैम थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं, कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में पैदा हुए? मेरा नाम मालती इंदौरिया है, मैं 63 इयर्स की हूँ। मैं यमुनानगर हरियाणा में पैदा हुई। मेरे पिताजी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। तो मेरी स्टडीज भी एक जगह नहीं हुई, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर मैं बिरला बालिका विद्यापीठ में भी पढ़ी, पिलानी, फिर उड़ीसा चले गए हम लोग। उड़ीसा के बाद हम भोपाल आ गए, तब से मैं भोपाल में ही हूँ। यहाँ 11th ही किया था उस समय, और नेशनल खेलने गई थी हॉकी। आई वॉज नेशनल हॉकी प्लेयर ऑल्सो। मेरी सिस्टर का रिश्ता आया था। मेरी सिस्टर उनसे बड़ी निकली। मेरे फादर बहुत पुराने ख्यालात के थे, उन्होंने कहा इसकी भी तो शादी करनी है, रिश्ता अच्छा है तो चलो इसकी कर दो। हमारा फाइनल कर दिया, और सगाई ये सोच के करी थी कि 5 साल ये दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन फरवरी 81 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और मेरे फादर को बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका जाना था। उन्होंने सोचा इसको कहाँ छोड़ूंगा मैं, अब मैं चला गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो। 6 मई को मेरी बड़ी सिस्टर की शादी करी, 17 मई को उसी महीने मेरी शादी कर दी। उसके बाद मेरी पढ़ाई तो छूट ही गई। मैम तब तक आप कहाँ तक पढ़ चुके थे? 11th, पहले 11th के बाद BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल होता था, तो मैंने 11th किया था। मेरी इच्छा थी मैं कॉलेज जाऊंगी, बट मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हमें जब जॉब ही नहीं कराना तो घर का काम सीखेगी, क्योंकि घर संभालना है। तो आपकी किस एज में हुई थी शादी? 19 साल की थी। 19 ईयर्स, जो एट दैट टाइम नॉर्मल था या नहीं था? नॉर्मल था। नॉर्मल तो क्या था, मेरी शादी के बाद न्यूज़पेपर में छप गया था इतना बड़ा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर ने अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दी। पेपरों में आ रहा था। हम लोग श्रीनगर घूमने गए थे, तो एक कपल ट्रेन में हमारे सामने ही बैठा था, हमारी न्यूज़ मुझे पढ़ के सुना रहा, देखो ये गवर्नर ने अपनी बेटी की नाबालिग लड़की की शादी कर दी। मेरे को धीरे से कहते बोल मत देना तू है, मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी यहीं से। बट मैं नाबालिग नहीं थी। 19। तो बट लोगों ने कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई थी भोपाल, उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट भी देखा, सब कुछ देखा, मिली वो, हंस के मिली वो। आपने हॉकी खेला नेशनल लेवल, कौन से स्टेट? मैं असल में पहले स्कूल टाइम में सरदार पटेल विद्यालय न्यू दिल्ली में मैं जूनियर चैंपियन रही। मैंने मलखम किया, मैंने जिम्नास्टिक किया। वहाँ पे 5 इवेंट्स होते थे जिसमें आपको फिर चैंपियन बनाया जाता था। सब में मैं टॉप करती थी। और मलखम मेरे से पहले और मेरे से बाद आज तक उस स्कूल में किसी लड़की ने नहीं किया। मैम मलखम प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मलखम एक बैम्बू पोल होता है, उस पे हम लोग चढ़ते हैं, फिर ऊपर जाके हम बैलेंस वगैरह करते हैं, वो मैं करती थी। एक्रोबैटिक टाइप का। अच्छा, नहीं मुझे क्योंकि आइडिया नहीं था कि मलखम क्या चीज होता है। तो आपने हॉकी, मलखम, जूडो? मलखम, जूडो, हॉर्स राइडिंग, सभी में आपको टॉप प्राइज मिला?
एंड फैमिली से पूरा सपोर्ट था कि स्पोर्ट्स करो? नहीं, स्पोर्ट्स में करती थी, मेरे को मेडल्स मिलते थे, मेरे पापा बड़े खुश होते थे। और जब मेरी रेसेस होती थी, वो पार्लियामेंट से आते थे, तो मेरे साथ स्कूल मेरे घर से पैदल के रास्ते पे था, तो मेरे ग्राउंड में मेरे साथ जाते थे, घड़ी देख के पूरा सब देखते थे कितने सेकंड्स में ये रेस कर रही है, कितने सेकंड में कितना कर रही है, बड़े खुश होते थे। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो जाता था कि दिल्ली से बाहर जाना है, तब कहते थे कहाँ जाएगी बेटा, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना बस। तब मुझे गुस्सा आता था कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो आप मुझे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। और मैं नेशनल भी खेलने गई तो भी मेरे फादर ने परमिशन नहीं दी। उसका मैं थैंक्स करती हूँ मेरे फादर इन लॉ का, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। मेरे फादर इन लॉ ने परमिशन दिलवाई मुझे कि ये जाएगी खेलने। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए लॉन्ग फ्रॉक्स बनाई थी अपने हाथ से, वो स्टिचिंग करती थी, और स्पेशली उन्होंने मुझे भेजी कि तुम जाओ और खेल के आओ, ये फ्रॉक्स पहनना। वेरी गुड, बिकॉज आई थिंक आज के जनरेशन में भी इन लॉज बहुत सारे सपोर्टिव इतने नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने इस मामले में मुझे फुल्ली सपोर्ट किया, उन्हीं के कारण मैं नेशनल खेलने जा पाई, नहीं तो मैं नहीं जा पाती। मेरे फादर को था लड़की की जात है, मैं कहाँ भेजूंगा, नहीं जाएगी। तो मैम उसके फिर आगे चलते हैं, फिर पोस्ट स्पोर्ट्स, फिर जब आपकी शादी हुई। देखो, शादी हो गई तो उसके बाद घर के स्पोर्ट्स खेलने लगी, खाना बनाना, घर देखना, और जल्दी बेबी हो गया, मेरा बेटा हो गया, और वो प्री मैच्योर हुआ था, उसकी केयर करना, मैं उसमें लग गई। मेरे सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए, समय बीतता चला गया, सेकंड बेबी भी हो गया, मेरा बिटिया हुई। मुझे जो स्पोर्ट्स गर्ल होती है ना, जब वो बिल्कुल घर में बंद हो जाती है, मेरे को बांध दिया गया या मेरे साथ अन्याय हुआ, वो नहीं कहना चाहूंगी मैं। फैमिली का एक रूल था भी, बहू है सिर पे पल्ला रख के रहेगी, वो जमाना एक ऐसा था। अब मेरे हस्बैंड अपनी कॉलोनी में बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, मैं खड़ी होकर गेट पर से देखती रहती थी, मुझे परमिशन नहीं होती थी खेलने की, तो वो चीज मुझे बड़ी बुरी लगती थी। अब कई बार मैं सोचूं कि शादी से पहले तो मम्मी ने मुझे फ्रॉक बना के भेजी, पर उस समय शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद उनका एक उद्देश्य था, अपना घर संभालो, गृहस्थी संभालो, पर मेरा डिप्रेशन बढ़ता चला गया। मैं एक जरूर आप सबको भी एक चीज बोलूंगी कि जब हम किसी चीज को लेके बहुत टेंस हो जाते हैं ना, सबसे ज्यादा असर हमारे ब्रेन में पड़ता है। जो मेरे साथ हुआ, मैं अंदर ही अंदर घुटती चली गई। ब्रेन से ही आपकी सारी वेन्स कनेक्टेड हैं और उसी से ही आपके शरीर में सारी बीमारियां आती हैं। मैंने उस चीज को लाइटली नहीं लिया। हाँ, मुझे खुशी इस बात की होती थी कि मैं हर काम में परफेक्ट हूँ। मेरे को खाना बनाना मम्मी ने सिखाया, मैं घर बहुत अच्छे से संभालती थी। मैंने जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे, मैंने उनको अपने घर पे खाने पे बुलाया, वो इतने शॉक हो गए। मैंने 16 आइटम अकेली ने बनाए थे। हमारे यहाँ किचन में कोई सर्वेंट नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं, और मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर की थी हर चीजें कि उनको बहुत खुशी हुई कि गुड़िया ये तुमने बनाया। मिसेज अर्जुन सिंह जी थे और कई लोग भी थे साथ में। एक टाइम ऐसा आया कि कुछ स्पोर्ट्स की चीज देखती थी तो अंदर तो दिमाग चलता था कि मुझे ये करना है। पहले मोबाइल्स नहीं थे, लैंडलाइन। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा ना बेचैनी सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर चौबल को फोन लगाया कि मैं पूछूं कि मुझे ऐसा हो रहा है, सिर में बहुत दर्द है, बड़ी परेशानी सी हो रही, क्या करूं। बात करते करते मेरे हाथ से रिसीवर गिर गया और मैं जमीन में गिर गई, चीखी जोर से। मेरे हस्बैंड उठा के मुझे लेके गए, रूम में लिटाया, डॉक्टर जखारिया को बुलाया। उस समय तो ये हो गया कि अब पता नहीं ये चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी। एक पैर हाथ हिल ही नहीं रहा था। बिस्तर पे पड़े 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं। दिमाग में आया कि ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। उस समय पता क्या, हम लोग सिर्फ अपने को देख रहे होते हैं, हम बच्चों को या हम फैमिली को लिए जो इस ट्रॉमा में गुजर रहा होता है ना, वो सिर्फ अपने आप के लिए सोचता है। अब मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया, मैं तकलीफ में भी सब चीज सोच पाती हूँ। लेकिन उस समय एक उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि खत्म कर लो। आई अटेम्प्ट सुसाइड। मैं बच गई।
एक साथ इतनी सारी दवाइयाँ घटक गई थी मैं खूब। मेरे फादर का फोन आया, तब वो दिल्ली जा चुके थे। उन्होंने बोला ये क्या किया तुमने, तू मेरी बहादुर बेटी है। पहली बार ऐसा मौका है कि मेरे फादर ने मुझे डांटा नहीं तो मैं हमेशा ही डांट सुनती थी। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। फिर मेरी सिस्टर ने मेरी एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड विद्युत, उसको खबर करी। उसका फोन आया, कहती महादेवी तू इतनी कमजोर कब से हो गई है, अपने आप को बूस्ट कर, अपने आप से बात कर। फिर मेरे भी दिमाग में ये चीज आई कि तूने गलत काम किया। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तुम ऊपर नहीं जा सकते। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर। मैं अपने आप से लेटे लेटे बात करती थी, तुझे खड़े होना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है। पर पता क्या होता है, उस समय आप डाउन ही डाउन जाते हो। उस समय आप अपने आप को संभाल पाना, क्योंकि ये तो नहाए धोए तैयार हुआ स्कूल, सॉरी अपने ऑफिस, बच्चे मेरे स्कूल। मम्मी का ये था पास बैठ नहीं पाती थी, मैं घर संभालूंगी, खाना वाना बनाऊंगी कि तेरे पास बैठूंगी। मैंने एक दिन कमरा बंद किया दोबारा। मैंने कहा तू एक काम कर, खड़ी होके देख, और तू गिरेगी तो बिस्तर पे ही गिरेगी ना। बहुत देर अपने पैर को, इस पैर को हाथ से हिलाती रही, उंगलियां मोड़ती रही, इस हाथ को सीधा करती रही। हाथ सीधा हुआ मेरा, क्योंकि जब हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है ना, अब ये चल फिर नहीं सकती, तो हम खुद अपंग हो जाते हैं। ये फैक्ट है। तो मैंने अपने आप को एकदम से सडनली मेरे दिमाग में आया तो चक्रासन करके देख। जब मैं दीवार का सहारा लेके बिस्तर पे खड़ी हो गई, मैं कहा तू चक्रासन कर। अब मैं अपने आप से बात भी कर रही, अगर कुछ हो गया तेरे, टूट गई हड्डी वड्डी तो क्या करेगी। मैं तो बिस्तर पे कर, गिरेगी बिस्तर पे गिरेगी, गद्दा है, कोई दिक्कत नहीं। आप विश्वास मानेंगे, मैंने कितनी देर भगवान का ध्यान करती रही, और जैसे ही मैंने चक्रासन किया मेरा चक्रासन हो गया। जब मेरा चक्रासन हुआ पर मेरे को पेन हो गया मेरी बॉडी में, मैं धीरे से लेट गई और जाके थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला। मैंने चुपचाप लेटी रही, किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। मम्मी आई, खाना देके चली गई, गुड़िया खाना खा ले, पड़ी रही। अगले दिन मैं सुबेरे उठी, मैंने पैर लटकाए, ऐसे ऐसे हिलाना शुरू किया अपने पैरों को। मैंने कहा ये मेरा पैर हिल रहा है। फिर और मेरी थोड़ी सी विल पावर स्ट्रांग हुई। मैं कहा तू खड़ी हो। मैं खड़ी हुई, इनका आना हुआ कमरे में। क्या कर रही है तू? मैंने कहा मेरे को एक बारी बाथरूम तक लेके चलो। तो इन्होंने हाथ पकड़ा, मुझे बाथरूम तक लेके गए, मैं चल पड़ी। मैं कहा तेरा पैर अब हिल रहा है। मैं धीरे 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 चलती चलती बाहर तक पहुंच गई। सबको देख के बहुत अच्छा लगा कि ये चल के आई है। बस उसके बाद तो मैंने धीरे धीरे घर का काम करना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर ने बेल्ट बंधवा दी कमर पे, गर्दन पे एक पट्टा आ गया। मतलब मुझे इतना गंदा लगता था, कुत्ते की तरह गले में पट्टा, एक कमर में पट्टा। आप चल रहे हो तो आप वही पहन के चल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया, नॉर्मल हो गई मैं। मतलब वो चीज खत्म हो गई दिमाग से। पर फिर वही घर के कामों में लग गई। 2018 में मैंने, ये कौन से साल की बात है जब ये इंसिडेंट हुआ, और आपकी एज क्या थी तब? तब मेरे को सन तो भी मेरे को याद नहीं है, मैं 40 से छोटी थी। मैंने रन भोपाल रन के बारे में सुना। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वहां से परमिशन लेनी पड़ती है या क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कैसे रन करी जाएगी यहाँ पे। मैं अमिता चांद मैम से मिलने गई उनके ऑफिस में, अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने कहा मैं रन करना चाहती हूँ, आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप हमारी प्रमोटर बन जाइए और आप हमें प्रमोट कीजिए और आप रन कर सकती हैं हमारे साथ। फिर मैंने घर में बताया कि मुझे सुबह उठ के जाना है रन करने के लिए। सबको ऐसा लगा कि ये रन क्या करेगी, सड़क पे दौड़ना। बुजुर्ग लोगों को, मम्मी लोग को थोड़ा लगता था, बट फिर भी मैं इनकी परमिशन लेके मैं गई। 10 किलोमीटर की पहली बार रन की, बट वो रन मेरी ऐसी थी कि मैं बहुत थक गई थी, बहुत सालों बाद दौड़ रही थी। तो आपने जब घर पे बताया कि आप ऐसे रन करने जाना चाहते हो तो सबका क्या रिएक्शन था? मम्मी का रिएक्शन तो ये था, भैया तुम खाना बनाने के टाइम तक वापस आ जाना। मेरे हस्बैंड आज भी किसी चीज के लिए ये नहीं बोलते नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ठीक है कर लो। और मैंने पहली बार डीबी मॉल से शाहपुरा लेक से टर्न होके हम लोगों को आना था। बहुत थक गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने सालों के बाद दौड़ रही थी। बट मेरे को बाद में सबने बोला भी आप एम्बुलेंस में बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, मतलब मुझे खुशी हुई कि मैंने 10 किलोमीटर कंप्लीट की, मेरे को मेडल पहनाया उन्होंने।
और जब मैं वो मेडल लेकर गई, मैंने सबसे पहले मम्मी को दिखाया कि मम्मी जी मेरे को मेडल मिला है। रियली वो बहुत खुश हुई, कहती वाह, उनको अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैंने रन भोपाल रन की रन्स दौड़ने लगी। जब जब हुआ इनका, गुजरात में है साइरेंस क्लब, कोच राहुल शर्मा का, उन्होंने अपनी वहाँ का मुझे एम्बेसडर बनाया। अब जब कोरोना आया तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी वर्चुअल रन्स देते हैं हम लोगों को दौड़ने के लिए कि आपको करना है स्ट्रावा से, हमारे पास सारा वो आपका डाटा आता रहेगा, आप अपने करते रहो। तो वो लोगों ने स्टार्ट किया 2020 जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे और 31 दिसंबर तक दौड़ती थी 5-5, 10-10 किलोमीटर, अपना डाटा भेजती थी। फिर बीच में कोरोना भी आ गया, मुझे सन याद नहीं है, कोरोना आया। कोरोना में हमारे 4 बिग स्लैम रन आई। हमें डॉटर्स डे, हार्ट डे, एनिमल डे और प्लॉग रन ये करने थे। वो आपके ऊपर है, आप 5 करो, 10 करो, 21 करो। तो मेरे को ये लगता था कि तूने 10 किलोमीटर सबसे पहला किया तो तू उससे नीचे नहीं जाना, ऊपर भले ही जाना। अब मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, ये भी करूँगी मैं। पर मेरे घर में 3 कोरोना पेशेंट, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ को पैरालिटिक अटैक आया हुआ था। वो ठीक थी, उनको अलग कमरे में रखा हुआ था, ये तीनों अलग रूम में थे। सीएमओ टीम आई घर पर देखने के लिए, सब चेक करके गई। उन्होंने कहा मैम आप बिल्कुल फिट हैं। तो मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कि मैं इस रूम में जा सकती हूँ कि नहीं, मैं अपना वॉशरूम यूज कर सकती हूँ कि नहीं, कहाँ जाऊंगी मैं। तो उन्होंने मेरे को जो इंस्ट्रक्शंस दी थी मैंने उसको फॉलो किया। अब बाइयां भी नहीं आती थी, झाड़ू पोछा भी करती थी। झाड़ू पोछा रूम में करना होता था, इन सबको बोलती थी छत पे चले जाओ, ऊपर धूप में बैठ जाओ जाके। मम्मी को बोल रखा था आप कमरे से नहीं निकलोगी, उनको परमिशन दे दी थी कमरे से ड्राइंग रूम में घुस जाओ, टीवी चला के बैठ जाओ। वो चलती थी, हाथ में थोड़ा पैरालिटिक अटैक था उनको। फिर इन लोगों की रूम की सफाई करती, अब सब नीचे आ जाओ, खाना वाना सबको दे देती थी, बर्तन मांजती थी। अब जैसे 26 तारीख को मेरे को रन करनी है तो मैं क्या करती थी, 25 की रात को 12 बजे, 26 डेट आ गई, चेंज हो गई, मैं अपने घर की गैलरी में रात को चक्कर काटती थी। 2-2:30 बज जाते थे 10 किलोमीटर दौड़ने में भी मेरे को, बट मैं अपना पूरा करके सो जाती थी। बरामदे में ही सोती थी क्योंकि किसी रूम में मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने ऐसे करके अपनी 4 वर्चुअल रन्स कंप्लीट करी, 10-10 किलोमीटर। हाँ। फिर एक रन आई थी हमारी 385 किलोमीटर शायद मुझे दौड़ना था। सिर्फ 21 किलोमीटर मेरा बच गया था कि मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया पीर गेट वाले चिरायू हॉस्पिटल में, और 2 दिन बचे थे मुझे कंप्लीट करने के लिए। मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि मैं क्विट करूं, क्या करूं, मेरा दिमाग चल रहा था क्या करना है तुझे। मैंने इनसे कहा आप इनको लेके हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आ रही हूँ। कहते तू कैसे आ रही, चल गाड़ी में। मैं कहा आप चलो तो सही, मैं आ रही हूँ अपना सामान देख के। ये चले गए, मैंने फटाफट अपने जूते पहने, मैं घर से पीर गेट तक दौड़ के गई। और वहां जाके मैं खड़ी होके, क्योंकि आईसीयू में हमें टच नहीं करना, उनको बाहर ही खड़े रहना, वहां खड़ी होके मैं जॉगिंग करती रही। तो जब मैं जॉगिंग कर रही थी तो एक सिस्टर आई, मैम आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपको दवाई दे दूं? मैं कहा नहीं दवाई नहीं, मेरी रन चल रही है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं वहीं खड़े होके कॉर्नर पे अपनी जॉगिंग करती रही। मैंने देखा थोड़े से किलोमीटर कंप्लीट हुआ, 5 किलोमीटर पूरा हो गया मेरा। ये बोले कि घर से खाना लेके आना है और तू जाके आराम कर ले थोड़ी देर। मैं कहा ठीक है, मैं गाड़ी लेके नहीं जा रही, गाड़ी यहीं खड़ी है, मैं जा रही हूँ, अपने बेटे को भेज दूंगी घर से खाना लेके, जब मुझे आना होगा मैं दौड़ के आऊंगी। कहते पागल है। मगर मैं पैदल गई आई, ऐसे करके मैंने अपना 21 किलोमीटर भी कंप्लीट किया। मेरे को सारे मेडल्स आए मेरे पास। इस चीज से पता है क्या होता है, एक हौसला ही बढ़ता है अपना। मैंने अपने आप को एक चीज नोट करी है, कोई भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहा है, वॉकिंग करने चले जाओ, आप रनिंग करने लग जाओ, आप गहरी गहरी सांस लेके छोड़ना शुरू कर दो, आप रिलैक्स हो जाते हो। और मेरे तो ब्रेन में एक चीज थी, गवर्नर तो इसका बाप है ना, तू क्या है। मेरे बाबूजी ने हमेशा हमें धरती पे रह के चलना सिखाया। गवर्नर वो थे, मैं गवर्नर नहीं हूँ। वो बाबूजी की काबिलियत थी कि बाबूजी इस पोस्ट पे थे। कहीं भी जाती हूँ सब जानते थे, छोटा सा भोपाल था उस समय, गवर्नर की बेटी है। अब मैंने सबको बोलना, मैं कहा प्लीज मुझे ये मत बोला करो, बाबूजी थे और बाबूजी गए। अब मुझे था, मुझे मेरी पहचान बनानी है। बट मैंने जो मेहनत करी, मुझे जब पता चला कि एक दिन मैं वन विहार में साइकिलिंग कर रही थी, 2 बुजुर्ग
आदमी जा रहे थे, उन्होंने मुझे रोका और रोक के बोला, आप मालती मैम हैं, हमने आपको फेसबुक पे देखा है, एक फोटो खिंचवा लें। मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा, मैंने घर जाके बोला कि मैंने कहा अब मुझे लोग पहचानते हैं कि मैं मालती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। देखो बाऊजी थे, आज उनके नाम से मैंने कभी किसी को जाके ये नहीं कहा मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा ये काम कर दो। नो, हमने कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। ना हमारे बाबूजी ने पॉलिटिक्स में गलत पैसा कमाया कि बहुत प्रॉपर्टी हमारे लिए खड़ी कर गए हो, छोड़ गए हो। आज भी मैं हरियाणा बहुत कम गई हूँ, आज भी मैं हरियाणा में जाती हूँ ना, बाबूजी के नाम का डंका बजता है। तो हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मुझे जो चाहिए था कि मेरे को लोग मेरे नाम से पहचाने, मेरे नाम से जाने, और वो ईश्वर ने मेरा साथ दिया कि मैंने जब जो चाहा मैं उसको ही साथ लेके चलती हूँ। मेरी जिद थी कि मेरे को उज्जैन साइकिल से जाना है और महाकाल के दर्शन करके आना है, बस। मैंने अपने ग्रुप में बोलना शुरू कर दिया कि कोई उज्जैन चल रहा है, कोई उज्जैन चल रहा है, मालती मैम चलेंगे। मैं कहा कोई चल रहा है तो चलो, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी अगले हफ्ते। नहीं मैम आप अकेली नहीं जाएंगी। देखो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सबसे पहले आप मैम भोजपुर जाके आओ, फिर आप सीहोर चिंतामन गणेश जी के दर्शन करके आओ। सबने ऐसे ऐसे सलाह दी मुझे। एक दिन मैंने शीतल को बोला, मैं कहा शीतल चल अपन भोजपुर चलते हैं। शीतल कहती है आप 5 बजे मेरे घर तक आना, हम चलेंगे। देखो ये भगवान का है, मैं बहुत मानती हूँ भगवान शिव को। मेरी उससे बात हो रही थी, चैटिंग हो रही थी, इतने में एक सुदीप दास जी हैं, ही इज ऑल्सो साइकिलिस्ट, बहुत प्यारे बंदे हैं। मालती जी कल साइकिलिंग कहाँ कर रहे हो आप? मैं कहा मैं और शीतल भोजपुर जा रहे हैं। नहीं आप लोग अकेली बिल्कुल नहीं जाएंगी, मैं आपको मिलूंगा यूनिवर्सिटी के पास, वो इधर ही रहते हैं, आपको मैं मिलूंगा, हम लोग तीनों साथ में चलेंगे। मैंने यहाँ आते ही बोला भगवान जी ने अपने 2 गण भेज दिए मेरे लिए, चलो। हम लोग दर्शन करके आए, भोजपुर पहुंचे, दर्शन किए हम लोगों ने, टाइम से हम लोग अपने अपने घर पहुंच गए। इससे पहले मैं सीहोर होके आ चुकी थी। मैंने साइकिल खरीदी थी 14 फरवरी को, सन याद नहीं आ रहा। तीसरे दिन मैं साइकिल लेके मेरी फ्रेंड के साथ चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने पहुंच गई। वहां जाके मैंने चिंतामन गणेश जी की फोटो खींची और इनको व्हाट्सएप कर दी। इनका फोन आया, तू कहाँ है? मैं कहा सीहोर में आ रही हूँ। कहते बाईपास साइकिल लेके चली गई तू हाईवे पे? मैं कहा हाँ कुछ नहीं, हम आ जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। पहुंच गई घर। फिर इन लोगों ने कहा कि मैम आप रोज 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे ऐसे साइकिलिंग करो, उज्जैन हम तभी जाएंगे क्योंकि एक साथ आप इतनी चलाओगी तो तकलीफ हो जाएगी। मैंने कॉलोनी में अपने एक बच्चे से पूछा, यहाँ से अगर मैं 50 किलोमीटर जाऊंगी कहाँ तक पहुंचेंगे? कहते आप सीहोर का टोल टच करके आ जाओ, 25 और 25 हो जाएगा 50। चल दी, 5:30 बजे घर से निकली, चल दी। मैंने बैरागढ़ क्रॉस कर लिया और भगवान से बात करती जा रही, देखो भगवान जी आपके भरोसे आई हूँ मैं, पर हाँ अगर मुझे वॉशरूम वगैरह जाना पड़ा और साइकिल खड़ी करी, कोई साइकिल उठा के भग गया तो क्या करूंगी? मैंने कहा भगवान कोई तो साथ चाहिए ना, आप हो, मेरे को विश्वास है, आप बुरा नहीं मानना। मैं ऐसे बात करते करते जा रही थी, इतने में पीछे से एक आया साइकिलिस्ट, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने उसकी शर्ट देखी, क्योंकि हम सब साइकिलिस्ट की एक सी टी शर्ट है। जो जर्सी है या जर्सी आप है, लोग का ग्रुप है? हाँ ग्रुप है, जर्सी है हमारी, भोपाल बाइसिकल राइडर्स ग्रुप की। मैंने वो पहन रखी थी। मैंने सोचा ये अपने ग्रुप का तो नहीं, उसने पूरा ऐसा बंद कर रखा था। मैं कहा पता नहीं कौन है। फिर भी उसने मेरे से दोबारा बात करने की कोशिश करी। कहते मैम हम यहाँ चाय के स्टॉल पे रुके? फिर बोलता है मैम, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम विवेकानंद है, मैं मिनाल रेजिडेंसी में रहता हूँ और मैं भी साइकिलिस्ट हूँ, आप मालती मैम है? मेरे को अच्छा लगा सुन के। मैं कहा हाँ जी। कहते मैंने आपको देखा है फेसबुक पे और मैं आज 100 किलोमीटर करने वाला हूँ, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं मिनाल से वन विहार गया था, मैंने टिकट ली कि मैं अंदर वन विहार में 100 किलोमीटर करूंगा, पर मैं इस गेट से घुसा, दूसरे गेट से निकल के मैं यहाँ आ गया। मैं कहा आपको शिवजी ने भेजा है मेरे लिए, चलो अब अपन साथ चलते हैं आगे तक। मैं कहा अपन क्रिसेंट तक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्रिसेंट से पहले उन्होंने चिंतामन गणेश जी की तरफ साइकिल मोड़ी। कहते मैम उज्जैन इनके दर्शन किए बगैर कैसे जाओगी? मैंने उनको कहा, मैं कहा मैं कर चुकी हूँ दर्शन। तो बोलते नहीं मैंने नहीं किया, आपके कारण आज मेरे ये दर्शन होंगे, चलो। हम गए,
हम वहाँ पहुंचे, हमने दर्शन किए अच्छे से। हम वापस आ रहे थे, मेरे पैरों में क्रैम्प्स आ गए। वहाँ 2 लड़के और मिले साइकिलिस्ट, उनको जल्दी थी, निकल गए वो लोग। मेरे बुरी तरह से क्रैम्प्स आ गए, पानी दोनों का खत्म हो गया और मुझे ये भी लग रहा कि ये मेरे कारण फंस गया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक काम करो विवेक, आप जाओ, मैं घर पहुंच जाऊंगी। नहीं मैम, अच्छा मैं आपको ना ऑटो कर देता हूँ। मैं कहा बिल्कुल नहीं, मैं साइकिल से आई हूँ, मैं साइकिल से जाऊंगी। आप कहाँ तक पहुंच गए थे इस टाइम तक? ये बैरागढ़ से काफी पीछे थे। वहां पर एक वो नहीं आते, पेड़ लगे हुए, खूब अच्छी जगह थी, मेरे को नाम वाम याद तो नहीं। वहां पे गणेश जी के दर्शन करके सीहोर से वापस लौट रहे थे? हाँ, गणेश जी के दर्शन करके हम वापस लौट रहे थे और वहां पर अचानक उसको एक पेड़ के पास इतने सुंदर शिवजी दिखे, संगमरमर के बने हुए। उनका देखो आपके शिवजी यहाँ भी, आप दर्शन कर लो। मैं उठी, सड़क से दर्शन किए, फिर जैसे तैसे करके उसने कहीं से पानी लाया थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक चटाया कि नमक चाट के पानी पी लो। फिर धीरे धीरे थोड़ी साइकिल पैदल खींची, फिर साइकिल पे चढ़े, हम लोग आगे पहुंचे। बैरागढ़ पहुंच के हम लोगों ने एक नारियल पानी पिया। इस बीच में मेरा वो, हम जैसे तैसे मिलिट्री एरिया से होते हुए कुबेर डेयरी तक घर पहुंचे। उसका तो 100 किलोमीटर हो गया क्योंकि वो मिनाल से, वन विहार से होता हुआ आया था। मेरा हुआ 85, बट मेरे क्रैम्प्स खत्म नहीं हो रहे। मैं घर पहुंची, मेरा बेटा रेडी था क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं द्वारका धाम सागर पब्लिक स्कूल में, उनके यहाँ फेट था। मम्मी चल रहे हो? अरे मैं कहा मैं कहीं नहीं जा रही। पर मेरे को विवेक ने एक आइडिया दिया कि मैम अभी आप अपनी राइड स्टॉप मत करना, स्टॉप कर लो, वो फिनिश मत करना, पॉज कर दो और आपको ठीक लगे तो उसके बाद आप 16 किलोमीटर कर लेना, आपका 100 हो जाएगा। मेरा बेटा कहता आप नहीं चला सकती, आप बैठ गई, मैं जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने जामरान को फोन लगाया, मैं कहा जामरान मेरे को क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्या करूं? मैम चावल बने हुए हैं? हाँ। आलू की सब्जी है? हाँ। उसमें थोड़ा सा नमक तेज करो, उसको मिला के आप खा जाओ, खा के पानी पियो और थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेचिंग करो। मैंने पैरों को स्ट्रेचिंग करी, 10 मिनट के बाद तो मुझे ऐसा लगा तेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने घर बंद किया, साइकिल उठाई, मैंने कहा इनका स्कूल 8 किलोमीटर है, 8 और 8 16 हो जाएगा, तू जा स्कूल। मैं स्कूल पहुंच गई। मेरा बेटा मुझे कहता अभी तक तो आपको ये था। मैं सबसे मिली, सब स्टॉल पे घूमी, कहते कुछ खाना है, पर थकी इतनी हुई थी, एक बार स्टॉप कर लो आप, फिर उतनी एनर्जी नहीं रहती। मैंने कहा बस अब मैं वापस जा रही हूँ, मेरे को आज 100 करना था। वापस घर आई और पड़ गई। मेरा 100 किलोमीटर उस दिन पहली बार मैंने 100 कंप्लीट किया। 100 किलोमीटर साइकिलिंग? हाँ। कितने घंटे लग जाते हैं मैम 100 किलोमीटर साइकिलिंग में? देखो हमें 4-5 घंटे तो लग ही गए थे। मैंने खुद क्योंकि पर्सनली किया नहीं है तो मुझे पता नहीं। अच्छा, फिर इन लोगों ने तैयारी शुरू करी उज्जैन की। मेरे को तो सबसे पहले ना नेगेटिव बातें बहुत सुनने को मिलती है, नहीं जाएगी, कुछ हो गया तो क्यों रिस्क लेना। मेरे हस्बैंड पागल है, इतनी दूर जाएगी। मैंने कहा देखो एक गाड़ी साथ में चल रही होगी, अगर तबीयत खराब है मैं उस गाड़ी में बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। आप मेरे को लाल घाटी तक छोड़ के आओगे क्योंकि सवेरे हमें जल्दी पहुंचना है, तो वहां से अंधेरे से मेरे को गीतांजलि कॉलेज के आगे से वहां से निकल के आने में डर लगता है। मैंने कहा आप मेरे को वहां छोड़ोगे, वहां पे सब इकट्ठे होंगे, वहां से हम राइड कर। मान गए, जा तेरी जिद है तो। मैम एक बात बोलूं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज के डेट में अगर मैं भी अपने घर वालों को बोलूंगा मैं उज्जैन जा रहा हूँ साइकिलिंग करने, तो मुझे भी नहीं मिलेगी परमिशन। नहीं, ग्रुप के साथ तो मिल जानी चाहिए। पर पहले तो यही बोलेंगे ना, क्या जरूरत पड़ी है। हाँ, सबसे पहले यही बोलेंगे, तो ग्रुप के साथ भी बोलेंगे, कोई जरूरत नहीं। सही बात है, ग्रुप के साथ भी बोलेंगे। नहीं, मैं तो चक्कर काट लो, इतनी दूर क्यों जाना, वहां कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, पास में होना होगा तो घर पे बैठे भी हो जाता है। मैं बोलती हूँ देखो जिस दिन जिसकी आई होगी। हम लोगों ने 6 बजे राइड शुरू करी यहाँ से लाल घाटी से। हम लोग 7:30 बजे हम लोगों ने एंट्री ली। मैंने और विवेकानंद की, हम दोनों की पहली साइकिल थी, हम दोनों की उज्जैन में एंट्री ली। उन्होंने कहा मैम हम उज्जैन पहुंच गए। मैं तो बस चलाने में लगी हुई थी और हर 40-50 किलोमीटर के बाद हम लोग रुकते, हम लोग डाब पीते, हम कुछ खाते। ऐसा नहीं है कि दौड़ते ही जा रहे हैं हम लोग, हर 40-50 किलोमीटर के बाद रुकते। हमने उज्जैन महाकाल जाके शयन आरती अटेंड करी। वाह। तो उज्जैन कितना किलोमीटर है? हमारे घर से उस दिन हमारा 221 किलोमीटर हुआ पूरा
उज्जैन वैसे महाकाल कुछ मंदिर। 150 आप सुबह या 5 ऐसे बजे निकले और सुबह शाम हम के लोगों 7:30 ने, बजे हाँ आपने उज्जैन एंट्री की। हाँ और पूरे टाइम आप 40 to 50 किलोमीटर्स की साइकिल पे ही ब्रेक लेते थे। हाँ, हम लोगों ने वाह। बस बीच में डाब पिया, खाना भी खाया, फ्रूट्स खाए, बस ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए। मेरे को ये सबसे बड़ा लगा कि मैं साइकिल से उज्जैन पहुंची, महाकाल जाके हमने दर्शन किए और फिर अगले दिन हम लोग ट्रेन से आए थे वापस सब, क्योंकि बच्चों को सबको अपने ऑफिस भी जाना था, इतनी छुट्टी नहीं थी। कहते नहीं मैम, एक दिन रुक के साइकिल कर पाएंगे, इतनी लंबी राइड नहीं 2 करनी। दिन कंटिन्यूस नहीं। हमारी साइकिलें सारी हम लोगों ने ट्रेन में रखवाई। विवेक रेलवे में काम करता, उसी ने सारा अरेंजमेंट किया। बैठे बैठे हम लोग सवेरे शाम को यहाँ उतरे हम लोग। मैम आपकी क्या एज थी एट दैट टाइम जब आपने उज्जैन की फर्स्ट 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात है ये? 61। 2022। वाओ, मुझे तो इस बात पे भी बड़ी खुशी है, एट द सेम टाइम काफी आश्चर्य भी है कि एक ऐसा घर भी है जहाँ पे जनरली घरों में क्या होता है कि दादी बोलेंगी अरे यार ये दुख रहा है, पैर दुख रहा है, बैठे बैठाई। ये ऐसा घर है जहाँ पे दादी आएगी 200 किलोमीटर साइकिलिंग करके बोलेगी अरे यार क्रैम्प हो गया। ये तो नहीं, मुझे देखो, आपके ग्रैंड डॉटर्स को पूछना है क्वेश्चन। देखो दुखता तो शरीर है। एक चीज मैं बताऊं, हम लोग क्या गलतियां करते हैं, जो मैंने तो अपनी जिंदगी में करा सब कुछ, गलती के साथ भी किया, और अब मैं उन गलतियों को ठीक कर रही हूँ। अब मेरे को सब कोई क्या बोलते, तेरे को ये कैसे हो गया, तू तो योगा करती है। योगा वाले अमर नहीं होते। योगा करने वाले अपने आप को फिट रख के 10 साल उम्र आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2018 तक जितना शरीर को खराब कर सकती थी कर चुकी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको रिपेयर करना शुरू किया है। अब रिपेयर करूंगी तो एकदम तो फिट नहीं हो पाएगा ना शरीर। जो खराब हो गया उसको हम रोक सकते हैं वहां पे, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। योग आपको अच्छा रखता है आपके शरीर को, लेकिन योग करते समय अगर आप सांस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको वो योग नुकसान भी देता है। अब जैसे मेरे ब्रेन में कई चीजों को लेके एक था कि आज मुझे आप कोई चैलेंज दे दो कि आपको ये चैलेंज करना है, मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी मैं आपको हफ्ते भर में वो चैलेंज करके दिखा दूंगी, क्योंकि मेरी एक सुई अटक जाती है कि तुझे ये करना है। मैं घर में उसकी प्रैक्टिस करती जाऊंगी। उस समय मेरे को सिर्फ एक चैलेंज करके दिखाने का रहता है, तो मैं सांस पे ध्यान नहीं देती। ये मैं गलती करती हूँ, और जो अब मैंने उसको सुधारना शुरू किया है, क्योंकि आपका शरीर खराब हो जाता है उससे। और आज अगर मुझे तकलीफ है, पहले हम बोलते थे पता नहीं ये तकलीफ क्यों आ गई, भगवान ने किस जन्म का बदला ले लिया, लोग ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं कैसे कर्म किए होंगे। हाँ, हमने गलत कर्म किए। मैंने सांस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरा शरीर खराब हुआ। इतनी खराब में भी अगर आज मुझे कोई कह दे कि तेरे को साइकिल लेके यहाँ जाना है, तेरे को ये करना है, मैं कर लूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ है, और एक मेरी विल पावर। मैम थोड़े बताएं कि ये चीज कितना हेल्प करती है ग्रुप में करना, चाहे रनिंग हो साइकिलिंग हो। नहीं, ग्रुप में करने से हमारा हौसला तो बढ़ता है, हम एक दूसरे को देख के दौड़ते हैं। मैं जब दौड़ती हूँ ग्रुप में, मैं कभी किसी से कंपटीशन नहीं करती, अरे ये मेरे से आगे निकल गया या मैं इससे आगे निकल के दिखाऊं, मैं कभी ये नहीं करती। मेरा सिर्फ एक टारगेट होता है कि मेरे को मेरी रन कंप्लीट करनी है, मैं वही करती हूँ। ग्रुप में ये जरूर होता है, जैसे सपोज करो अभी मैं मिलिंद सोमन आए थे जब हो रही थी रन पंख पे उस पे, तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया था, मेरा यहाँ मांस फट गया था कमर पे, तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया था। मैं डॉक्टर की परमिशन से गई थी, उन्होंने कहा था आपको सिर्फ वॉकिंग करनी है और हल्की जॉगिंग करनी है, तो मैं कर रही थी। तो जो हमारे ग्रुप के लोग हम जानते हैं आपस में, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जब वो सपोर्ट करते हैं, आओ मैम हो जाएगा, तो आपका हौसला बढ़ता है, आप उस चीज को कर पाते हो। ग्रुप का ये फायदा है। और कई बार क्या होता है ग्रुप में, जैसे अपन लोग साइकिलिंग पे गए हैं, कई लोगों को तो होता है जैसे जल्दी जाना है, वो भागते हैं आगे तक। कई बार मैं ग्रुप में बोल भी देती हूँ, मैं कि क्या भाग रहे हैं, हम लोगों को भी साथ लेके चलो। हमारे ग्रुप के जो हमारे लीडर हैं, टीम लीडर हमारे मनीष भदौरिया जी, वो हमेशा
एक जगह जाके रुक जाते हैं और जब तक सारे नहीं निकल जाते वो हमें वहीं खड़े मिलते हैं। कौन से ग्रुप के लीडर? BBRG के? हाँ, भोपाल बाइसिकल राइडर्स ग्रुप के विनोद है। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि जैसे हम बड़ी एज के हैं। हमारे ग्रुप में सबसे बड़ी एज की एक मैं हूँ, एक हिमा है, मेरे से 2 साल छोटी है। बाकी सब 50-40 ऐसे हैं, हम ही लोग थोड़े इस एज के हैं। लेकिन ये लोग हमारे लिए रुकते हैं क्योंकि हमें रेस थोड़ी करनी है किसी के साथ। हम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं भैया। सुबह 5 बजे निकलो, जाके आ जाओ। आप डॉक्टर्स की सारी एडवाइस मानते हो? कितने % मानते हो? 0 0 क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानती, मैं बताऊं। डॉक्टर ने मुझसे कहा 8-9 साल पहले, आप आगे नहीं झुकेंगी, आप पीछे नहीं झुकेंगी। तो मैं कहा मैं क्या करूंगी फिर? सीधी अकड़ी अकड़ी चलूंगी? कहते नहीं मैम, आपकी ना स्पाइन में चेंजेस आ गए हैं, आपकी हड्डी टूट जाएगी। मैं ये कहती हूँ डॉक्टर की बात सुनो, दिखाओ उसको, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मानने की जरूरत नहीं है। क्या हम बिल्कुल अपाहिज हो जाते हैं? डॉक्टर ने कहा पड़े रहो। दिमाग घूमने लगता है कि हम बिल्कुल अपाहिज हो गए, कुछ करने लायक नहीं है, बेकार। और फिर गलत ख्यालात आते हैं दिमाग में। मैंने तो आगे झुकना शुरू किया, पीछे झुकना शुरू किया, गिनीज वर्ल्ड में नाम लिखवा दिया चक्रासन करके। वाह, वेरी गुड। और मेरे को धनुरासन करना था, 2 मिनट रुकना था, उसमें गिनीज वर्ल्ड में नाम आया मेरा, वो भी कर लिया मैंने। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर गलत। और मेरे जो हड्डियों के चेंजेस आए हैं वो मैंने एक डॉक्टर को नहीं, मैंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया। सबने मुझसे कहा कि एज के हिसाब से चेंजेस आए हैं। तो एज के हिसाब से आए हैं तो ठीक है ना, वो तो सबके पास आएंगे। अपने को अपाहिज नहीं बनना। मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती है, आप किसी से भी पूछ लो, मैं किसी को ये नहीं कहती मेरे को ये बना के ला के दे दो मैं खाऊंगी। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से अपने आप ही बनाती हूँ। आपने कभी जो आपके कॉलोनी में लेडीज होंगी अदरवाइज, उनको मोटिवेट किया आपके साथ करने के लिए? मैं जिस जगह रहती हूँ मैंने इतना मोटिवेट कर लिया, मेरा सिर भारी हो गया। 2 दिन सबको बुलाया, मैं कहा मैं फ्री में योगा कराऊंगी, सुबेरे उठा करो। सारी की सारी ऐसी हैं, इतनी हैवी, पर कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं। 2 दिन किया सूर्य नमस्कार हमारे साथ, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता यही है, हमें सिर्फ घर संभालना है। और एक बताऊं, इंडियंस में, आप फॉरेन में देखो कितनी बड़ी बड़ी एज की लेडीज भी क्या क्या करती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ की भारतीय सभ्यता में औरत मर जाए, खप जाए घर का काम कर करके, लेकिन उसको कोई ये सपोर्ट नहीं करेगा कि नहीं आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, आप ये कर लिया करना। तेरे को करना क्या है? उसको खाना जरूर चाहिए घर में आदमी को। इस चीज के लिए तो मैं साफ बोलती हूँ, उसको घर में हर चीज चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि अगर उसका मूड स्विंग कर रहा है, अरे उसका मेनोपॉज का टाइम आता है, उसमें उसका मूड स्विंग करता है। आप कभी ये नहीं सोचते उसकी तबीयत खराब है, वो कभी ये नहीं कहती आज मैं रोटी बना के नहीं दूंगी, मुझे बुखार है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को देख के इतनी मेरे को हिम्मत आई है। मेरी मदर इन लॉ 103 बुखार में भी पट्टे बांध के लगी हैं किचन में काम करने में। तो हम अगर बैठे रहे तो हमारे लिए तो डूब मरने वाली बात है। और उनसे ज्यादा विल पावर स्ट्रांग वाली औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। उनके यहाँ जांग में फोड़ा हो गया था, कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, बाल तोड़ है वो ठीक हो जाएगा, सोमेग लगा दी ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। वो पकता जा रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज का, उनको बिल्कुल किसी चीज का उनको फर्क नहीं पड़ा। घर में एक दिन मैं बाहर आई कमरे से, उन्होंने मुझे बोला ये कैंची उबाल के दे दे। क्या करोगी इसका? कहती तू कैंची उबाल के ला। वो स्टिचिंग करती थी, उनकी बड़ी कैंची थी, मैं उबाल के लाई। अपने मुंह पे उन्होंने कपड़ा ठूसा और घुसेड़ के निकाल दिया, इतना बड़ा मांस का लोथड़ा हो तेरे की। मैं कहा मम्मी सेप्टिक हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए भुगतते को मेरे को। और सोफ्रामाइसिन भर के उन्होंने जो पट्टी बांधी, फिर मैं लेकर गई डॉक्टर के दोबारा, कहती इस पे सोफ्रामाइसिन लगा दो। इतना बड़ा छेद हो गया था, इतना बड़ा गोला निकाल के फेंक मारा उन्होंने। ये वो औरतें होती हैं जो तकलीफ में भी लगी रहती हैं, वो अपना शरीर को भूल जाती हैं। और मैं कहती हूँ अगर आप कहते हो परिवार है तो हस्बैंड्स को भी ध्यान देना चाहिए कि कितना वो काम कर पा रही है, कितना नहीं कर पा रही। तो अगर आपका भी सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो भी फिट रहेगी। अब हम लोगों ने इस उम्र में आके अपने आप को सोचा भैया अब संभालो, अब तो रोटियां बना बना के थक गए, अब हम अपने आप को फिट करेंगे। नहीं तो मेरे घर में किसी से भी पूछ के देख लो, मैं सिर पे जब तक
पट्टी बांध के ना सोऊं, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं कस के पट्टा बांधती थी, मेरा सिर सुन्न हो जाता था, मैं तब सोती थी। अब मैंने 1 महीने से ये बांधना बंद किया है कि अब मैं नहीं बांधूंगी, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। हिंदुस्तान में औरतों के दिमाग में कूट कूट के भरा जाता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गृहस्थी संभाल रही है, जो बिजनेस नहीं करती हैं, कि तुम्हें तो मरने को मर जाओ लेकिन काम तुम्हें करना है, घर का काम तो करना ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो घर में औरतों का ध्यान देते हैं। हमने आपके काफी सारे वीडियोस और फोटोज देखे हैं, आप और आपकी ग्रैंड डॉटर्स इकट्ठे, आपकी पोतियां इकट्ठे योगा करती हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आप लोग का रिलेशन कैसा है। हम चारों का रिलेशन, मेरी 3 पोतियां हैं, हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमारी एक टोली है। कभी कभी हम रेसलिंग भी खेलते हैं, हम योगा करते हैं तो मिलके करते हैं कि चलो आज हम ये कर लें। अच्छी है हमारी दोस्ती, अच्छी है। वो तो बच्चे ही बताएंगे। योगा करती हैं मेरे साथ। और मेरी जो बीच वाली ग्रैंड डॉटर है चित्राक्षी, उसको हम प्यार से चिया बोलते हैं। वो बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसी मैं बचपन में थी। अभी कोई आसन अगर मुझसे नहीं लगता है तो मैं डेफिनेटली मैं उससे पूछती हूँ कि चिया ये कैसे करूँ। उसको भी वीडियो दिखाती हूँ पहले, फिर वो मुझे करके दिखाती है, अम्मा इसको ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैं वैसे कर लेती हूँ। मेरी सबसे बड़ी वाली पोती है, वो भी योगा करती है। उसको ये था कि मैं कैसे झुकूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन उसने जो मेहनत करी और उसने वो करा, वो हर आसन लगाने लगी। उसको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैं ये कर सकती हूँ। देखो, योग हर कोई नहीं करता, आप प्रैक्टिस करोगे तो हर इंसान कर सकता है। उसके दिमाग में ये डाला, बेटा आप भी कर सकती हो। कंपटीशन किसी बहन का किसी से नहीं होना चाहिए, मैं उनको यही सिखाती हूँ। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हारा किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट है, उसका किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट है। आप विश्वास मानेंगे, कोरोना में किस सन में हुआ था कोरोना? 2020 में। उसकी उम्र कितनी होगी आज? वो 13 साल की है। 9-10 साल की थी। मैं निटिंग कर रही थी, आके बैठी, अम्मा मुझे सीधा उल्टा करना सिखा दो। मैंने इसको सिलाइयां पकड़ाई, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, सीख गई। इसने डिजाइन देख के मेरे पास रखा है। मेरा हेयर बैंड हर सर्दियों में पहनती हूँ, इसने मेरे को हेयर बैंड बना के गिफ्ट किया कि आप ये पहन के भागिए। मैंने इनको कोरोना में बटन टाकना, एम्ब्रॉयडरी करना, शर्ट फट गई है तो उसको कैसे सिलना, वो सब करना इनको सिखा दिया मैंने। अब करना नहीं करना इनके हाथ में है, आना चाहिए। आजकल की लड़कियों को कहती हूँ, आपको हर काम आना चाहिए। वो आपकी किस्मत है अगर आपके आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, लेकिन आप किसी के मोहताज मत हो। इमरजेंसी पड़ गई, कुछ करना पड़े तो आप ये नहीं बोलो मुझे नहीं आता। ऐसा ही मेरा बेटा है, घर में कोई नहीं हो, वो सबको खाना बना के खिला देगा, वो सब काम कर लेगा। झाड़ू पोछा करवा लो, बर्तन मंजवा लो, सब करवा लो उससे। मैम, आपने बताया कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की, एंड आज के डेट में न्यूज़पेपर खोल लो, न्यूमरस खास तौर पे यंग लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो तो हमें पता भी नहीं है। और कितने लोग डिप्रेशन में हैं उसका तो कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता। तो आप इन लोग को क्या एडवाइस करोगे कि सबसे पहले तो कैसे रियलाइज करना कि आप डिप्रेशन में हो, आपको प्रॉब्लम है, हेल्प मांगना किसी से, एक वो भी ज़रूरी है। एंड जब आप पहचान गए कि आप डिप्रेशन में हो तो उसको ओवरकम कैसे करना, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा बताओ कि हम डिप्रेशन में हैं, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें कोई भी बात पॉजिटिव नहीं लगती। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। कोई किसी और से बात कर रहा है, आप ये सोचते हो ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये मुझे ही टॉन्ट कर रहा है। आपको कोई चीज भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देती है अगर आप डिप्रेशन में होते हैं। तो आपको बस ये लगता है कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो सही हो जानी चाहिए। मैं जो कर रही हूँ सब उसको हाँ कर दें। आपको ना खाना अच्छा लगेगा, हर समय आप उखड़े से रहते हो। मैंने जो अपने साथ महसूस किया था, फिर धीरे धीरे आप उसको कैसे चेंज करोगे? हम अपने आप को सोचते हैं ये हमारी सुन नहीं रहा, साला खत्म कर दो अपने आप को। पर हम कभी ये नहीं सोचते, भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है, हम सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। पहले मैं अपने आप से नफरत करती थी कि तू इतना सब कुछ करती है फिर भी कोई तेरी तारीफ नहीं करता, कोई तेरे को पूछता नहीं है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, हमें हर चीज नेगेटिव दिखती है। जब मैंने इस चीज पे अपने आप को ही एनालिसिस किया कि अगर तू मर भी जाएगी, 2 दिन कोई रोएगा, फिर क्या, जिंदगी तो सबकी वैसी ही चलेगी।
तूने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया और एक ठप्पा और लगवा लिया कि ये मर गई सुसाइड करके। तो इससे अच्छा तुम ऐसा कुछ करो कि तुम अपना नाम कमाओ। तो उसके लिए मैंने अपना इंटरेस्ट देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैंने अपनी उस चीज को डेवलप करना शुरू किया। और फिर एक चीज और दिमाग में रखी, जरूरी नहीं है आप किसी चीज को डेवलप कर रहे हो तो आपके घर वाले हर चीज उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं भी करते हैं। अब देखो, इसको कहते हैं नेगेटिव सोचना। मेरे को ये करना है, कर ले। मेरे को तन बदन में आग लग जाती थी, कह दिया कर ले, साथ नहीं दे सकते। जब मैं आगे बढ़ गई, शाबाश, तब मुझे ये लगने लगा कि अगर ये शायद हाथ पकड़ के करवाते तो मैं अपाहिज ही रह जाती कि सिंपैथी कर दी इन्होंने मेरे साथ, इन्होंने कहा कर ले। तो मेरा सोचना ये है कि हम जब डिप्रेशन में होते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज सुधारनी होती है कि हम अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करने का अर्थ चूमना चाटना नहीं होता। अपने आप से प्यार करने का अर्थ ये होता है, नहीं लोग कहते हैं ना मैं प्यार करता हूँ, पप्पी कर ली है तेरे की, सत्यानाश। वो प्यार करना नहीं होता। प्यार करना कि आपकी रिस्पेक्ट, आप अपनी कितनी वैल्यू रखते हो। मेरा कहने का अर्थ ये है, आप अपने आप से प्यार करो। मैं ऐसी ही रहती थी पहले, जब मैं डिप्रेशन में थी, कुछ भी पहन रखा है, कैसे ही बाल बिखरे हुए हैं, कैसे ही कुछ। फिर धीरे धीरे सोचा कि नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, कोई कुछ भी तुम्हें कहे, इधर से सुनो इधर से निकालो। मेरे परिवार में आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा मुझे तू सुंदर नहीं है, मैं अपने घर में सबसे सुंदर हूँ। लेकिन जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, हमें वो सब चीजें भूल जाते हैं। हम अच्छे से तैयार हो, अच्छे से आपको जो कपड़ा अच्छा लग रहा है, जिसमें आप सबसे स्मार्ट दिखते हो, आप वो पहनो। आप घूमने निकल जाओ। आपको जॉगिंग करना अच्छा लग रहा है, आप जॉगिंग करो। आपको डांस करना अच्छा लग रहा है, आप डांस करो। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज भगवान ने भर भर के भेजी हैं। हम जिस चीज को खत्म कर चुके होते हैं, सिर्फ हम तो मरना है। मैं बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, आप अगर किसी डिप्रेशन में हैं, आप अगर मुझसे मिलेंगे, मैं आपका साथ दूंगी। कोई भी बच्चा अगर डिप्रेस्ड है, वो मुझसे मिले, मैं उसको सपोर्ट करूंगी। आप बाहर निकलो। हम डॉक्टर की जब दवाइयां लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, मैं सोचती हूँ मैं दवाई लेने से और डिप्रेस हो गई थी। मुझे लगने लगा था मैं पागल हूँ जो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हूँ, मैं क्यों खाऊं इसकी दवाई। मैं नहीं खाती थी, मैं फ्लश में फेंक देती थी जाके। आप जब तक खुद को यहाँ से मजबूत करके नहीं उठाओगे, दवाइयां भी किसी काम की नहीं है। वो आपको सुला देती हैं कि आप सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। नहीं, मेरे को नहीं सोना। मैंने ही ऐसे ही अपने आप को उठाया है कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये काम करना है और मैं आगे बढ़ूंगी। और मैंने ये काम किया। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते थे, जैसे बेटे ने ही बोल दिया मेरे को यहाँ जाना है, जाओ चली जाओ। अच्छा, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, चले जाओ। लेकिन जब मैं वो काम करके आती हूँ तो मुझे लगता है देख आज तो तूने कर लिया ना, एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। फिर वो नेगेटिव थॉट भी खत्म हो जाता है। जब आप अपने ऊपर वर्कआउट करोगे ना कि मुझे ये काम ऐसे करना है, इसमें भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। 24 घंटे पीछे ही पड़े हैं माँ बाप हमारे। मैं क्या अच्छा नहीं हूँ, मैं क्या ऐसा नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम उस चीज को देख रहे हैं कि सामने वाला हमें क्या बोल रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम किसी दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हर घर में होती है। मेरे घर में कोई बहस हो गई, कोई बात हो गई, मैं अपना एनालिसिस करती हूँ कि तूने कहाँ गलती करी, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है हाँ मैं ही टोटली गलत थी, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं जाके बोल देती सॉरी, मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने बोल दिया, बात खत्म। ऐसे तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। अब मैं अपने आप को इतनी डिप्रेशन से निकाल के ऐसे लेके आई हूँ। अभी भी रोज मेरी स्टडी चलती है इसके ऊपर। अभी तो मैं उठ नहीं रही हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी थी। मैं आध्यात्मिक उसमें जा रही हूँ एज ए सन्यासी टाइप, कि मेरे को अब किसी शादी ब्याह में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अपनी साइकिलिंग, अपनी रनिंग और अपना ध्यान सिर्फ भगवान से। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे को कोई तकलीफ है। जब हम अच्छा सोचेंगे, भगवान पे ध्यान देंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हम अच्छा ही कर सकते हैं जिंदगी में। और डिप्रेस तो कभी नहीं होना चाहिए किसी भी उसमें। डिप्रेशन आए, तुरंत गहरी गहरी सांस लो, धीरे से उसको छोड़ो और उस चीज को समझो। सरलता से आप सीधे रहेंगे, अन्यथा फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता गलत काम करने के लिए। कभी ऐसा आपको
किसी फ्रेंड ने अप्रोच किया है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या आपने कभी किसी को मैंने हेल्प किया हो? एक लेडी को जिसका मेरे पास फोन आया था कि आंटी मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। उसने मुझे अपनी बहुत सारी बातें बताई। मैंने उसको सलाह दी कि आप ऐसे करो बेटा, ऐसे करो। उसने कहा ठीक है। मैं भोपाल में रहती थी, अब मैं पता नहीं कहीं बाहर चली गई वो। फिर उसके बाद उसका एक दिन फोन आया, आंटी थैंक यू, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपकी बात को फॉलो कर रही हूँ। मैं कहा थैंक यू। तो मैम सीहोर से भोपाल आपने बताया आपकी हाँ, लॉन्गेस्ट प्रवीण रन है। सबकाल इंदौर से भोपाल आ रहे थे रन करके। मैंने उनको ज्वाइन किया था सीहोर, वाह। और मैं सीहोर से भोपाल उनके साथ दौड़ के आई उस थी। दिन टोटल कितना किलोमीटर हुआ? फुल मैराथन हो गई थी उस दिन 42 हमारी। हो गए थे। वाओ। हमने वो कंप्लीट किया था। और दिन के टाइम में एकदम। हाँ, हमने सुबह के सुबेरे टाइम में। वहां से हमने सुबेरे 6 बजे शुरू हुए थे हम लोग। अब टाइम याद नहीं हम कितने बजे पहुंचे थे हम लोग। हम आराम से आ गए थे। वो तो आपके स्ट्रावा से मिल जाएगा। हाँ, आपके स्ट्रावा में तो वो भी रहेगा घर का पूरा, है ना? हाँ। तो उसके भी स्क्रीनशॉट लेके हम डाल देंगे। मैम अगर मैं फिर से अपने घर वालों के जाऊं, मैं 35 इयर्स का हूँ, शादीशुदा, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का, एक 5 साल का होने वाला है, और मैं खुद ही जाके बोलूं आज मैं सीहोर से भोपाल दौड़ूंगा, तो कहेंगे क्या जरूरत है? क्या ना, मेरी इच्छा है। हाँ, नहीं मैं तो बस बता रहा हूँ। हाँ, अगर वो तो बोले क्या। इनकी जो सासू माँ दादी सास है, उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता पड़ा 42 किलोमीटर जाने वाले? हाँ, जो मतलब मेरी वाइफ की दादी हो गई, कहते की लोड पै गई सी। जब उनको पता चला मैराथन कंप्लीट करके, तो की लोड पै गई सी। मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने याचना को जरूर बोला मेरी वाइफ को कि मैं उससे बात करूंगा, क्या जरूरत है करने की, पर उन्होंने बात नहीं की। मेरे पापा तो मुझे भी बोल रहे थे नहीं होगा तो फिर छोड़ देना। मैंने फिर मुझे बताना पड़ा, अरे पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन प्लान, सब कुछ, इतना ऑलरेडी दौड़ चुके हैं, तो करके ही आएंगे। अब तो मैं तो कुछ तो आपके एज में तो बिल्कुल बोलेंगे, मैं आपका बताऊंगा, अभी ये पॉडकास्ट की वो भेजूंगा। लोड पड़ गई थी। हम भी आपसे पूछे की लोड पै गई सी मैम? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उससे क्या है, आप मेरे को और किसी को मिलती हो नहीं मिलती हो, मुझे एक एनर्जी मिलती है और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये कर लिया, कि मैं कर सकती हूँ। देखो, जब कोई आदमी डिप्रेशन से उभरता है ना, और अगर उसने कोई ऐसे अचीवमेंट लिया होता है, उसके लिए तो दुनिया जीत ली मैंने। कोई मुझे मेरी तारीफ करे नहीं करे, ये बोलते क्या मिलता है तेरे को, ये इतने मेडल देख के क्या होगा, तू फेसबुक पे डालती है एक थम्स अप मिल गया, क्या मिला? मैं कहा बहुत कुछ मिलता है मुझे, वो मेरी खुशियां मिलती हैं मुझे। मैम आपने जो पहले बोला, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव है ना, वो दूसरों से थोड़ा ना, वो आपको पता है आपने क्या किया और कैसे करा, तो वो वैसे भी जो थम्स अप दे रहा है उसको स्टोरी थोड़ा ना पता है कितनी मुश्किल। और मेरी सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं कोई भी चीज जीत के आती हूँ, मेरी तीनों पोतियां उछल उछल के मुझे गले लगाती हैं, मुझे प्यार करती हैं, और कोई करे नहीं करे मुझे इनसे तो मिलता ही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट चीयरलीडर, ये लोग मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैम एक और क्वेश्चन था कि आज के डेट में हमारे सोसाइटी में अक्सर दिखता है कि विमेन समाओ अपने लिए नहीं टाइम निकाल पाती कुछ भी करने के लिए, वो बाकियों के लिए सब करेंगी। मैं अगर अपनी मदर का ही एग्जांपल लूं, वो हमारे लिए सब करती हैं, हमारा पूरा स्केड्यूल पूरा जान के कि क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, दिन में ही एक एक डिटेल उन्हें पता रहती है, पर हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं आप खुद कुछ जाके कर लो। एक्सरसाइज करती हैं वो, बट बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड रहता है टू कीप हर सेल्फ फिट। तो आप क्या एडवाइस देंगे फॉर वुमेन कि वो अपने लिए भी टाइम निकालें और लाइफ में भी प्रोग्रेस करें, अपने लाइफ ट्रूली इंजॉय करें, नॉट ओनली कि दूसरों की कंसर्न करें, जो अक्सर मदर्स करते रह जाती हैं। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो वो हमेशा बात करती है कि उसको एक कॉन्स्टेंट गिल्ट रहता है जिसको मदर्स गिल्ट बोलते हैं। तो विमेन ऐसे कैसे जो मैरिड हैं विद किड्स, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो कैसे अपने आप को और अपनी लाइफ और अपलिफ्ट करा सकती है एंड लाइफ टू द फुलेस्ट जी सकती है? देखो, इसके लिए तो मेरा सोचना ये है कि परिवार के सारे लोगों को ये देखना चाहिए कि अब इसकी क्या उम्र है, इतने साल गृहस्थी में रह के इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया, जब तक आप बेटे के थ्रू, हस्बैंड के थ्रू उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उनकी जिंदगी वैसे ही चलती आ रही है।
शुरू से अपने परिवार को ही देखना, फिर काम नहीं है तो आप थोड़ा दिन में सो गए या निटिंग कर ली अपनी, या मंगोड़ी पापड़ बना लिए, या ये कर ली। ये जिंदगी ऐसी चलती आ रही है। लेकिन उनको अपनी लाइफ जीने के लिए उनको एक वक्त देना चाहिए कि हम उस वक्त में उनको फ्री करें कि मम्मा अब आपको ये काम करना है। आप आज अपने इस फ्रेंड के यहाँ जाओ, अपना एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जिसमें आप बैठ रही हैं, हंस रही हैं, उधर योग भी हो रहा है, किसी पार्क में इकट्ठे जाके बैठो आप लोग। मेरे को किटी पार्टीज नहीं जमती। उसमें क्या होता है कि आप जब इनको ये अपना शेड्यूल बताओगे ना, इस समय आप फ्री हो। क्योंकि देखो घर में अगर बहू करे ना करे, सर्वेंट आए नहीं आए, माँ को एक चिंता रहती है कि मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरे पोता पोतियों को ये चीज टाइम से मिल जाए। उसका दिमाग वहीं उलझा रहता है। जब आप उसको थोड़ा सा फ्री करोगे कि इस समय आपको ये काम करना है, शुरुआत आपको करवानी है। जब आप लोग शुरुआत कराओगे तो धीरे धीरे वो लेडीज आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या करती हो। जैसे कई बुजुर्ग हैं बहुत अच्छी निटिंग करती हैं, आजकल किसी लड़की से पूछ लो उसको निटिंग करनी नहीं आती। सर्दियों में आप क्लासेस लेना शुरू कर दो, घर में आप सिलाई सिखाना शुरू कर दो। बच्चों को ये बोलो अपनी दादी के लिए सॉक्स बनाओ, उनको ये बनाना सिखाओ। बच्चों उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों का, और आपका भी मन लगेगा। कई औरतें बाहर जाना नहीं पसंद करती, बट फिर भी उनको कि आप शाम को टहल के आओ, आप घूमो थोड़ी देर। देखो ये सब जब भी होगा जब घर की जनरेशन, जो आज की जनरेशन है और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनको हाथ पकड़ के बाहर करेंगे कि ये काम आपको करना है। नहीं तो बहुत मुश्किल है निकालना। बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं लेडीज में जो वो बचपन से सीखी होती हैं, कॉलेज में सीखी होती हैं, पर वो अपने अंदर दबा के एक ही ठर्रे की जिंदगी जी रही होती हैं। उनसे उभारना है उनको कि आपको निटिंग आती है, आपको सिलाई आती है, आपको पेंटिंग करना सीखो, आप मेहंदी लगाओ, आप कुछ भी काम करो। अच्छे से अच्छे काम है, बहुत सारे काम हैं दुनिया में। न्यूज़पेपर के गिफ्ट पैकिंग बनाओ, लिफाफे बनाओ। मैंने इन लोगों को लिफाफे बनाने सिखाए हैं छोटे छोटे। अपने अपने कमरों में डस्टबिन में लगाओ, अपना कचरा उसी में डालो, खत्म हो जाते फिर बिठा देती हूँ कि लिफाफे बना के रख दो सारे। मैंने अपने आप को ऐसे ही इन्वॉल्व करा है कि मुझे क्राफ्टिंग आती है, मैंने क्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी। मेरे को डांस करना अच्छा लगता है तो मैं इनके साथ डांस कर लेती हूँ। फिर खुद के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए लेडीज के अंदर, मैं आगे बढ़ूं। अगर आजकल की औरतें वो सोचेंगी ही नहीं कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो इतना थक चुकी होती हैं माइंड से और शरीर से। वो सोचती हैं मुझे अब क्या करना है, इतनी तो जिंदगी बची है। और मैं ये सोचती हूँ कि जितनी बची है अब उसको हम अपनी इच्छा से जिए और अच्छा जिए। और इस उम्र में आके किसी का ऐसा शौक नहीं होता कि जो आप लोगों को आप सहन ही नहीं कर पाओगे ये क्या करना चाह रही है। पहले जमाने में तो साइकिलें होती थी, लेडीज भी साइकिलें चलाती थी, लड़कियां भी चलाती थी, ये कोई नया काम नहीं है। और उसके बाद जब गाड़ियां आ गई, अच्छा इसके पास साइकिल है, मतलब ये लो स्टैंडर्ड है साइकिल वाला। मैं कहती हूँ आज सबसे ज्यादा अमीर वो आदमी है जो स्वस्थ है। ऐसे ही लेडीज को आप अपने को बाहर निकालना है कि आप अपनी क्वालिटीज को बाहर निकालें। हर लेडी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। आप बुजुर्ग हो गई, आप नहीं चल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप कुकिंग क्लास लेना शुरू कर दो घर में। कहीं ना कहीं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो डेवलपमेंट आएगा कि आप किसी को कुछ सिखा रही हैं। सबको यही बोलती हूँ, अपने शरीर पे पहले ध्यान दो, अपने लिए आधा एक घंटा निकालो। ज्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आप प्राणायाम करो, आप अपने सांस पे ध्यान दो। आंख बंद करके बैठो, धीरे धीरे अपने सांस को चेक करो कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे वो बाहर आ रही है। जब आप अपने सांस से जुड़ जाओगे आप दुनिया में सब काम कर सकते हो। और सांस हम अधूरी सांस लेते हैं, सांस हमें पूरी लेनी चाहिए, जोर से भी नहीं, ऐसे भी नहीं खींचना। जब हम सांस ले रहे हैं पूरी रिलैक्स होके अंदर तक जा रही है और अंदर तक आ रही है, और आपको महसूस होता है कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है। आप सिर्फ इसी पे ध्यान कर लो, आप जिंदगी तार लोगे अपनी, बहुत अच्छे से जीवन जियोगे। क्योंकि भगवान ने गिनती की सांस दी है, छोड़ दी, एक सांस गई आपकी, कम हो गई, तो आप उस सांस को तो अच्छे से ले लो। जब हम सांस अच्छे से लेंगे ना, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
वो घर के किचन में, छोटे से घर में बैठी बैठी लेडीज अपने आप को ऐसे ही खत्म कर रही हैं। निकलना चाहिए बाहर। ये नहीं कि आप रोज गाड़ी उठा के रोज ऑटो लेके भगते फिरो। अपने उस हिसाब से अपने जीवन को सुखमय बनाओ, और सुखमय जब भी हम बना पाएंगे जब हम अपने सांसों से प्यार करेंगे, हम अपने अच्छे ढंग से हम अपना सांस लेना शुरू करेंगे। मैम, आपकी बेस्ट चीयर लीडर्स, आपके सपोर्ट, आपकी ग्रैंड डॉटर्स हैं जो आज हमारे साथ भी हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे और आप लोग क्या बोलेंगे दादी के बारे में? अम्मा हैं तो हम लोग हैं, अम्मा करती हैं काम तो हमें भी मतलब मोटिवेशन मिलता है। अगर अम्मा नहीं बताती अक्षर योगा के बारे में, वीडियोस नहीं दिखाती, तो हम लोग भी शायद अभी उतना अच्छे से योगा नहीं कर रहे होते। अम्मा बोलती हैं कि चीज़ें सिखाती है योगा, पर अम्मा ही हमें बताती है कि योगा कब करना है, कैसे करना है। और स्कूल में जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुमने योगा कहाँ से सीखा, कौन सी क्लासेस लेते हो, तो मैं कहती हूँ मैं बस हर रोज़ थोड़ी समय अम्मा के साथ बिताती हूँ और योगा करने की कोशिश करती हूँ अम्मा के साथ। अम्मा हमें हर चीज़ सिखाती है, कढ़ाई हो, बुनाई हो, खाना बनाना हो, सब अम्मा। आज मैंने जो मक्खन बेलना सीखा वो भी मैंने अम्मा के कारण सीखा। मक्खन बेलना सीखा, मज़ा आया? हाथ दुख गए? एक्सरसाइज भी हो गई? घर के जो ट्रेडिशनल काम है अम्मा भी यही कहती है और इवन पापा भी यही कहती हैं कि जो घर के ट्रेडिशनल काम है मतलब बेसिकली सर्वाइविंग स्किल्स वो आने चाहिए। अगर वो आ गया तो बस आप लोग ने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा ली है। तो अम्मा बहुत ज़्यादा उनका इसमें योगदान रहा है कि वो हमें सर्वाइविंग स्किल्स जो ज़रूरी हैं वो सिखाती हैं। और मैं इनके लिए ये बोलना चाहूँगी, आज मैं जहाँ हूँ इन तीनों की वजह से, क्योंकि डीवा सबसे पहले आई। डीवा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं हेल्थ क्वीन इंडिया 2018 में गई, और वाकई में इस बच्ची का मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि खेलने तक नहीं जाती थी। अम्मा आप प्रैक्टिस कर लो। जिया और कुहू, इन लोगों ने मेरे को हमेशा मोटिवेट इतना किया है, कहीं जाना है अम्मा आप ये काम करोगी और आप जीत के आओगी, आपको ये काम करना है। मतलब इन लोगों ने अगर मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता तो शायद मैं नहीं अच्छा कर पाती, पर इसके कारण मैं बहुत अच्छा कर पाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं जाना, दीवा सपोर्ट करती थी, मैं जा रही हूँ ना, अम्मा मुझे लेके जा रही है तो मैं इसके साथ चली जाती थी। तो मैंने उस काम को किया। आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ब्रिटिश पार्क में आपको खेल के कैसा लगा? बढ़िया लगा। हम लोग ने जब भाग भाग के खेला तो जैसे हम लोग कॉलोनी पे भी शाम को खेलते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा लगा, हमारा खेलना मिस नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मंदिर के भी दर्शन हो गए? जी, मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया, हनुमान जी की और जो शिव जी की मूर्ति है बहुत सुंदर है। वाह, अभी हम फिर से चलेंगे। हाँ, मैम के साथ तो जानेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पे, टाइम भी निकाला आपने बहुत। थैंक यू और सो इतनी मच। सारी अच्छी हमें नॉलेज भी मिली और सीख भी मिली। अब हम भी थोड़ा अपना इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे आउटलुक। एंड ट्रूली इंस्पायरिंग। आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो ऑलरेडी लग रहा था, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ की हैं जो हमारे एज के लोग भी सोच भी नहीं सकते करने की। एंड एट विच एज आपने क्या बैरियर्स क्रॉस करके, तो इट रियली इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर कोई हमारे ऑडियंस आपसे इन टच आना चाहते हैं, जिन रीजंस के लिए आपने बताया, कोई डिप्रेशन फाइट कर रहा है या किसी और पर्पस के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में मैं हूँ, और कोई पर्सनली आपसे नंबर मांगे तो आप दे सकते हैं नंबर। ठीक है मैम। एंड जब भी हम वीडियो रिलीज करेंगे तो हम लिंक आपके फेसबुक प्रोफाइल की वहाँ नीचे डाल देंगे, तो वो आपको फिर वहाँ से फिर एक्सेस कर पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि सबको इंस्पायर करना ही वामोस का गोल है।